हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का जो इकाई होता है ग्लूकोज, उसके बारे में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड्स के प्रकार, लिपिड्स का विश्लेषण संश्लेषण कैसे करते हैं। और उसके बाद है अब अमीनो अम्ल देखते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणु में एकलक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड मतलब चेन जो होता है, उसमें एकलक इकाई की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन का जो लंबा श्रृंखला संरचना होता है, उसमें का जो एक इकाई होता है, उसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल एक विशेष प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि अमीनो समूह को धारण करता है। क्या करता है? अमीनो समूह को अमोनिया, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, जो अमीनो अम्ल अमीनो समूह को धारण करता है, अमोनिया का एक ग्रुप धारण करता है। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह इस रूप में विद्यमान रहते हैं। कार्बन परमाणु इस रूप में जुड़े रहते हैं। इसका संरचनात्मक सूत्र क्या है? CHR COOH NH2। अगर आप परिभाषा देखेंगे तो अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन का संरचनात्मक इकाई होता है एवं क्रियात्मक इकाई है। अमीनो अम्ल जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। कार्बनिक अम्लों को हाइड्रोकार्बन मूलक की हाइड्रोजन अमूह समूह से विस्थापित होकर अमीनो अम्ल का निर्माण देते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन। अब तक की ज्ञात अमीनो अम्ल में एक सरल अमीनो अम्ल है जिसका सूत्र है NHCHCOOH। यह एसिटिक अम्ल के हाइड्रोकार्बन मूलक के एक हाइड्रोजन में NH वर्ग द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है। अगर जीवों में देखेंगे तो लगभग 170 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो जंतु एवं पादप कोशिका में प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। बाकी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के संश्लेषण की क्षमता होती है तथा अमीनो अपने विभिन्न भाग तैयार कर सकते हैं। जंतुओं की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो अमीनो अम्ल से तैयार कर सकती हैं, जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जिनको जंतु अपनी कोशिकाओं में संश्लेषित नहीं कर पाते, उन्हें जंतु अपने, देखो क्या हो रहा है, जो कोशिका है ना वो खुद से अमीनो अम्ल का निर्माण करती है। जो हमारे बॉडी को, हम लोग को ये बॉडी को आवश्यक होता है, जंतुओं के या प्लांट के बॉडीज को जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उसका कोशिका खुद संश्लेषण करता है। तो जो जंतु कोशिका होता है वो लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को खुद संश्लेषित कर लेता है। लेकिन और भी बहुत सारे अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। तो अब जो बाकी अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी आवश्यकता नीड होती है हमारे बॉडी को, उसको क्या करते हैं हम लोग भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो जाकर क्या करता है, हमारे जो बॉडी में जिस पार्ट को उस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है उसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। जिसमें से है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, फेनिलएलानिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनिन, ये जो है बाहर से हम लोग लेते हैं। ये क्या करता है, जो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है वो आनुवांशिक कोडान को कोडान बनाता है। ट्रिपलेट कोडान पढ़े ना हम लोग, वही उदाहरण है आपका हाइड्रोक्सीप्रोलिन, जो अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडान द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अमीनो अम्ल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो अमीनो अम्ल को तीन भाग में बांटा गया है: अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल और उदासीन अमीनो अम्ल। तो अम्लीय अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो वर्ग जो होता है उसको बोलते हैं अम्लीय, जैसे कि ये एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। फिर क्षारीय है, उसमें क्या होता है, इसमें एक अमीनो समूह होता है तथा अम्लीय अमीनो एसिड जो होता है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक अमीनो समूह होता है। उदाहरण है आपका एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। फिर है आपका क्षारीय अमीनो समूह, इसमें क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH और अमीनो समूह मतलब होता है NH2। तो एक अमीनो अम्ल होता है, अमीनो समूह होता है, उदाहरण है लाइसिन, आर्जिनिन। फिर है उदासीन अमीनो अम्ल, एक अमीनो तथा एक ही कार्बोक्सिलिक समूह वाले अमीनो अम्ल उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एक अमीनो NH2 और एक ही कार्बोक्सिलिक समूह वाले अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, उदासीन। उदाहरण है आपका ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन आदि। ये कैसे होते हैं अमीनो अम्ल जो होते हैं, उनका अगर नेचर देखेंगे तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, ना क्षारीय होते हैं ना उदासीन होते हैं। इनकी अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता उदासीनता या जो क्षारीयता होती है वो सुस्पष्ट परिलक्षित होती है जब इन्हें जल में विलय करते हैं। मतलब जब हम लोग अमीनो अम्ल को किसी जल में डालते हैं तो ये जल में विलयन में उपस्थित होकर क्या करता है, रंगहीन होता है,
विलीत किया जाता है तो ये विलय हो जाता है, अमीनो अम्ल जो होता है वो विलीत हो जाता है। क्रिस्टलाइन होता है, दाने के रूप में, कण के रूप में होते हैं, ठोस पदार्थ होता है और रंग मतलब उसका रंगहीन होता है ना, कलरलेस पदार्थ होता है ये। और जो कार्बनिक घोल होता है, हम लोग बहुत सारे विलयन बनाते हैं जिसमें से कुछ होता है जल जो होता है सार्वत्रिक विलायक होता है, उसमें क्या होता है आपका अमीनो अम्ल घुल जाता है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक जो होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह जो है, उसमें जो आपका क्या बोलते हैं अमीनो समूह है, वो अमीनो अम्ल जो है वो घुलता नहीं है। ये क्षारीय तथा अमीनो अम्लीय दोनों प्रकार के माध्यमों में क्रियाशीलता प्रदर्शन करते हैं, यानी एम्फोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, उभयदर में प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके कार्य देखेंगे तो इनका कार्य जो होता है अमीनो अम्ल का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ग्लूकोजिनेसिस क्रिया के तहत अमीनो का हानि जो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसके बाद है ये एमाइड्स कहलाते हैं, जो अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न जो होता है वो क्या कहलाता है, एमाइड्स कहलाते हैं। ये शरीर में संचित नाइट्रोजन के रूप में होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रतिजैविक पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रतिजैविक पदार्थ मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देता है, ठीक है, सुरक्षा करता है बाहर के चीजों से। कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं वर्णकों में रूपांतरित हो जाते हैं, वर्णक में, कलर में। जैसे हमारी त्वचा में उपस्थित मिलेनिन वर्णक जो है वो टायरोसिन से बनता है। किससे बनता है, टायरोसिन से, जो अमीनो अम्ल का रूपांतरित रूप है। कुछ अमीनो अम्ल जो होता है विटामिन होता है, पौधों के हार्मोन को भी बनाता है, जैसे कि ट्रिप्टोफेन, निकोटिनामाइड और इंडोल एसिटिक एसिड। अमीनो अम्ल से कार्बन ऑक्सीजन जैसे कार्बोक्सिलिक समूह को हटाकर महत्वपूर्ण एमिन जैसे हिस्टेमिन भी प्राप्त कर सकते हैं। सक्रिय एमिन्स मिलता है। कुछ अमीनो अम्ल से क्या होता है दूसरे यौगिक में रूपांतरित होकर भी कार्य करता है। एम्फोटेरिक पदार्थ की प्रकृति के कारण ये विलयन के पीएच को परिवर्तित होने से बचाता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, ये ना ज़्यादा उदासीन होता है, ना ज़्यादा अम्लीय होता है, ना ज़्यादा क्षारीय होता है, ये बफर्स की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल में कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं, जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो लगभग 13 प्रकार के होते हैं। तो ये जो चीज़ है, आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर के कच्चे पदार्थों से संश्लेषित किए जाते हैं और उसको हम लोग बाहर से प्रोटीन के रूप में भी लेकर अपने शरीर में उसके नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन शब्द किसने दिया था, मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसने इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रथम या प्राथमिक होता है। प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटियस, और प्रोटियस को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सबसे पहले। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल को एक चेन से अगर चेन में बनाएंगे तो ये बहुलक होगा, पॉलीमर होता है, ये उच्च अणुभार वाला यौगिक है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हम लोग अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए क्या क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये अवयव होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण जो होता है वो एक अमीनो अम्ल के समूह से दूसरे अमीनो अम्ल के समूह से क्रिया करते हैं, तथा पहला अमीनो अम्ल समूह जो होता है उसका OH तथा दूसरे अमीनो अम्ल का समूह जो होता है दूसरे का NH का H आपस में मिलकर H2O से, देखो एक अमीनो अम्ल का समूह होता है COOH और एक अमोनिया होता है NH2। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसका क्रिया किसके साथ होगा, एक NH के साथ क्रिया होगा, ठीक है, एक NH के साथ क्रिया होता है। फिर क्या करता है कि ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। H2O बन गया और क्या हो गया, N बाहर निकल गया तथा N जो होता है वो परिणित हो जाता है। दोनों अमीनो अम्ल जो होते हैं CONH के द्वारा पेप्टाइड बंध से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बंध से। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। अगर एक जीवित कोशिका में देखेंगे तो लगभग 14% तक लगभग प्रोटीन का होता है, भार जो होता है वो प्रोटीन का होता है, और जिसमें समस्त रासायनिक जो क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में उसका नियमन कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है। एंजाइम्स के रूप में भी किया जाता है। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के रूप में होते हैं। बहुत से पौधों के बीज जो होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक संरचना की अगर दृष्टि से देखेंगे तो प्रोटीन जो होता है वो कार्बन में 50 से 55%, ऑक्सीजन में 20 से 24%, हाइड्रोजन का लगभग 7%, नाइट्रोजन का 13 से 17%,
प्रतिशत और सल्फर 0 से 3 से 0.5 का यौगिक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो फास्फोरस के साथ कॉपर, कैल्शियम तथा आयोडीन में भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अगर प्रोटीन की संरचना हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं, तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा पॉलीमर होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे अमीनो अम्ल में से संयोग होकर बना रहता है। तो अमीनो अम्ल जो होता है इसका इकाई होता है, और सारे पॉलीपेप्टाइड जो अमीनो अम्ल होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगर एक छोटा प्रोटीन देखेंगे तो इंसुलिन होता है। छोटा प्रोटीन किसको बोल सकते हैं हम लोग, इंसुलिन बोल सकते हैं, जो कम से कम 51 तथा अगर कम से कम उसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं। अगर और उससे ज़्यादा देखेंगे, बड़ा प्रोटीन देखेंगे जैसे कि मनुष्य का हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में लगभग 600 अमीनो अम्ल का समूह होता है। पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में क्या होता है, जो अमीनो एसिड लेंगे, एक अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड लिए, दो अमीनो एसिड के मिलने से क्या होता है, इसमें का हाइड्रोक्सिल समूह और इसमें का H मिलकर क्या बना लिए, H2O बना लिए, जल बना लिए। बाकी जो बचे वो क्या करते हैं, बाकी जो कार्बन और नाइट्रोजन बचे, यहाँ का कार्बन बचा और यहाँ का नाइट्रोजन, ये क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर प्रोटीन का प्रकार देखेंगे तो चार प्रकार की संरचना जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना जिसको बोलते हैं। प्राथमिक संरचना जो होता है कि केवल पेप्टाइड बंधों की सहायता से जुड़े बने अमीनो अम्लों की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, प्राथमिक संरचना। सर्वप्रथम एक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का वर्णन किया। मायोग्लोबिन की प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का प्रदर्शन करता है। द्वितीयक संरचना देखेंगे तो प्राथमिक संरचना के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन हो जाता है। क्या होता है, जब प्राथमिक संरचना के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन होगा, मुड़ेगा, तो इससे पेप्टाइड बंध जो होता है वो अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। जो पेप्टाइड बंध होता है उसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, तब इस संरचना को क्या बोलते हैं, द्वितीयक संरचना। उदाहरण है आपका केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, प्रोटीन में द्वितीयक संरचना पाई जाती है। फिर तृतीयक संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, वलीयत हो जाता है। जब द्वितीयक संरचना और वलीयत हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे बनना शुरू हो जाता है ना, ऐसा बॉन्ड बनना, तो विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है, जिसके मध्य में पेप्टाइड बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, डाइसल्फाइड बंध होता है, आयनिक बंध होता है और निर्माण होता है। इसको बोलते हैं तृतीयक संरचना। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें डायरेक्ट ऐसा जुड़ा होता है अमीनो अम्ल। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुंडलन होता है, और जब टर्सरी स्ट्रक्चर आता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो मल्टीपल क्या हो जाते हैं, वलयित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार हो जाता है। और जब पॉलीपेप्टाइड बीटा 2 चैन बनाता है, मतलब एक क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा, इसका जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है इसमें 2 प्रकार के वो पाए जाते हैं आपके, देखना यहाँ पे, ये पॉलीपेप्टाइड के ऊपर समरूप या विषम रूप में चतुष्टक संरचना का निर्माण करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन का संरचना अगर देखेंगे तो इसका उदाहरण है, जो 2 अमीनो अम्ल इस तरह के पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, जब 2 अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। 3 अमीनो अम्ल रहते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। जब 3 से ज़्यादा अमीनो अम्ल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थक टेट्रा पेप्टाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड या टेट्रा पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। इसे सरलतम प्रोटीन भी कहते हैं। पेप्टाइड का नाम मौजूद अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाता है। यदि ग्लाइसिन है, एनालिन है और सेरीन है तो ऐसे ही ट्राइपेप्टाइड ग्लूथायोन, जिसमें ग्लूटामिल, सिस्टिल, ग्लाइसिल होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन को अलग अलग उनके आधारों पर, उनके आधार के हिसाब से उनको अणु की संरचना के आधार पर जो उनका अणु का संरचना होता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अणुओं का संरचना जो होता है उसके आधार पर प्रोटीन को 2 प्रकार से बांटा जाता है। तंतुवत प्रोटीन, तंतुवत प्रोटीन क्या होता है कि इसमें जो सेकेंडरी संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन होते हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें क्या होता है, कुंडलन होता है। बॉन्ड में क्या होता है, कुंडलन इस प्रकार का होता है, सर्पिल आकार से होता है, कुंडलित। ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। ये आकारिकी में तंतुवत होते हैं, तंतु के जैसे फाइबर के जैसे होते हैं। इनमें सिकुड़ने तथा फैलने का गुण पाया जाता है। ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। देखा फाइबर, फाइबर का एक अच्छा उदाहरण है आपका ऊन। ऊन क्या करता है, देखना ऊन को जब आप पानी में डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है पानी को और वो फूल जाता है, मतलब जगह भी घेर लेता है। फिर जब उसको धूप में सुखाओगे तो वो सिकुड़ जाता है ना। तो इस प्रकार प्रोटीन, बाल, नाखून, सींग, ऊन, देखो मैंने अभी बताया उनका उदाहरण, पंख,
कीरेटिन, पेशियो मायोसिन रेशे के फाइब्रिन तथा संयोजी ऊतक के कोलेजन में पाया जाता है। फिर आपका गोलाकार प्रोटीन, यह इस नाम का प्रोटीन जो होता है वो गोल और अंडाकार, गोलाकार प्रोटीन नाम से स्पष्ट है, गोल होगा, अंडाकार होगा, इसका माप जो होता है वो आकृति जो अणुओं के रूप में होते हैं। इनमें कुंचनशीलता के गुण नहीं पाए जाते, मतलब इसमें सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता नहीं पाई जाती। किसमें? गोलाकार के अणु वाले प्रोटीन में। इसमें तृतीयक संरचनात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है जो इस प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का वलयिता होता है ना। इसमें जल में विलय होते हैं और गर्म करने पर विघटित नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, जल में अगर मिला देंगे तृतीयक प्रोटीन को या फिर गोलाकार प्रोटीन को तो ये जल में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गर्म करने पर विघटित नहीं होते। जबकि इसके बड़े अणु जो होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। अगर इसके छोटे अणु की बात करेंगे तो ये जल में विलय हो जाते हैं और विघटित नहीं होते, टूटते नहीं है छोटे रूपों में। और जब बड़े जो अणु होते हैं वो जल में अविलय होते हैं और गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। उदाहरण है आपका अंडा का एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, गेहूं, चावल के ग्लूटेन तथा ज़्यादातर एंजाइम जो है इस प्रोटीन में पाए जाते हैं। किसमें? गोलाकार प्रोटीन में। अगर रासायनिक संगठन देखेंगे एवं विलयशीलता के आधार पर प्रोटीन, अगर रासायनिक संगठन मतलब रासायनिक संरचना और विलयनशीलता मतलब किस प्रकार से वो किसमें किसमें विलयन होता है और किसमें किसमें विलय नहीं होता है, उसके आधार पर देखेंगे तो जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है सरल प्रोटीन, फिर है संयुग्मी प्रोटीन और है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, केवल अमीनो अम्ल के बने प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केवल अमीनो अम्ल से ही बनते हैं उस प्रोटीन को बोलते हैं सरल प्रोटीन। उदाहरण है आपका प्रोलेमिन्स। इस प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो जौ में पाया जाता है, जो बार्ली जिसको बोलते हैं ना, बार्ली जौ यूज करते हैं जो, उसमें पाया जाता है। हार्डिन तथा गेहूं में ग्लियाइडिन के रूप में होता है। यह मक्का में जीन के रूप में भी पाया जाता है। यह जल तथा लवण के विलयन में अविलय परंतु अल्कोहल और क्षार में विलय होता है। फिर है स्क्लेरोप्रोटीन, यह जल तथा सभी उदासीन घोलों में अविलय होता है। स्क्लेरोप्रोटीन जो होता है वो जल में और सभी पदार्थों में क्या होता है? उदासीन घोलों में अविलय होता है, लेकिन अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होता है उसमें विलय हो जाता है। यह पाचक विकारों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है। यह संयोजी ऊतक तथा जंतुओं के बाह्य आवरण का प्रमुख भाग होता है, जैसे कि बाल के कीरेटिन, नाखून, सींग, अस्थियां, उपास्थि में पाया जाता है। यह एल्ब्यूमिनॉइड्स नाम से भी जाना जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रोटामिन। इस प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो प्रायः साल्मन और हेयरिंग मछलियों तथा देखो प्रोटीन मछलियां जो होती है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है ना। तो जो आपका साल्मन है, साल्मन मछली है, और हेरिंग नाम की जो मछली है उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटामिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटामिन प्रोटीन वो पाया जाता है। ये जल तथा न्यूक्लिक NHOH में विलय होते हैं। हिस्टोन, इस प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो प्रायः जल में घुलनशील होता है। जो हिस्टोन होता है जल में घुल जाता है और हीमोग्लोबिन, यह जो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन में और थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। यह DNA में भी पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। फिर आपका नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूलिन। यह पौधों के प्रोटीन जो होते हैं वो पौधों में और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। उदाहरण है पित्त, यह जल में अविलय होता है और गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट आपका एल्ब्यूमिन है, अंडे का उजले भाग में, दूध में और रेंडी के बीजों में, कैस्टर जो होता है कैस्टर सीड्स में पाया जाता है। यह जल पे विलय होते हैं और गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। ठीक है। फिर है ग्लूटेनिन्स, ये जल और अन्य उदासीन विलयों में अविलय होते हैं लेकिन अम्लों और क्षारों में विलय होते हैं, गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। यह चावल और ओरेजिनिन तथा गेहूं में ग्लूटेनिन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संयुग्मी और युग्मित प्रोटीन। इतना तो हो गया आपका सरल प्रोटीन। अब देखते हैं संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन में क्या होता है? कंजुगेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड अणुओं के अतिरिक्त अप्रोटीन पदार्थ सहसंयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? अप्रोटीन पदार्थ जो होते हैं वो सहसंयुक्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? युग्मित प्रोटीन कहते हैं, संयुग्मित प्रोटीन। इस अप्रोटीनी भाग को प्रोस्थैतिक समूह भी कहा जाता है। जो अप्रोटीनी भाग होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थैतिक समूह भी कहा जाता है, जो कि जल अपघटन द्वारा पृथक्कृत हो जाने की क्षमता रखता है। मतलब जब जल अपघटन होता है तो ये क्या करता है? पृथक हो जाता है। प्रोस्थैतिक समूह की प्रकृति के आधार पर इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका क्रोमोप्रोटीन। ये क्या होता है? रक्त के हीमोग्लोबिन तथा नेत्र के रेटिना में रंजित होता है। इसके प्रोटीन जो होते हैं उसमें
फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम और कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें रंगीन वर्णक के रूप में प्रोस्थेटिक समूह उपस्थित होता है। फिर है न्यूक्लियोप्रोटीन, यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का यौगिक है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का यौगिक होता है, जो कोशिकाओं के केंद्रकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोशिकाओं के, जो कोशिका होता है उसके केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटेमिन और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल के साथ मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। फिर आपका ग्लाइकोप्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का यौगिक होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। उदाहरण है लार्क अम्योसिन, फास्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है जो जल में नहीं घुलता, जो जिसका उदाहरण है दूध का केशिन। फिर है लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन मिलकर बनता है। उदाहरण है आपका प्लाज्मा झिल्ली तथा अंडा। धात्विक प्रोटीन, दूध में भी पाया जाता है लाइपोप्रोटीन ना। धात्विक प्रोटीन है जिसमें क्या होता है, रुधिर प्लाज्मा इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है, धातु और प्रोटीन एक साथ मिलकर बना होता है। म्यूकोप्रोटीन, ये क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का समूह मिलकर बना होता है प्रोटीन के साथ। उदाहरण है एग सीरम, अंडा का जो सीरम होता है उसमें। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन का प्रकार, व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में होता है प्रकीर्ण की क्रियाशीलता और जल अपघटन के आधार पर बनता है। अगर इनका कार्य और महत्व देखेंगे तो कार्य क्या होता है, कोशिका के जीव द्रव्य के निर्माण के लिए प्रोटीन अत्यावश्यक होते हैं। ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्रियात्मक इकाई होता है प्रोटीन को, अगर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं तो प्रोटीन जो होता है वो कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है। बाहर से अंदर ले जाने, एक कोशिका से प्रोटीन जो होता है बाहर कोशिका के अंदर सामानों को लाने और ले जाने का कार्य करता है। परिवहन का भी कार्य को करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मोन्स, प्रोटीन जो होता है वो हार्मोन्स का निर्माण करता है और वृद्धि और प्रजनन में सहायक होता है। प्रोटीन से बाल, नाखून, त्वचा, सींग, पंख, उपास्थि और अस्थि का भी संरचना बनता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन, जैसे कि उसमें संकुचनशीलता, मतलब हम लोगों ने जो सरल प्रोटीन पढ़ा उसके जो उदाहरण है उसमें संकुचनशीलता पाया जाता है, जिससे ये गति और प्रचलन करने में सहायक होता है। प्रोटीन जो होते हैं उसको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो विघटित होकर शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो आनुवांशिक संचरण, हेरिडिटी ट्रांसमिशन में भी सहायता करते हैं। रुधिर में भी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी मेनली क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो शरीर है वो सही से चलता है। प्लस जब कहीं पे चोट लग जाता है तो थक्का जो बनता है ना वो प्रोटीन के कारण ही बनता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है उसके कारण ही बनता है थक्का, रक्त का थक्का, क्लॉटिंग जो होता है, ठीक है। कोशिका में जो स्रावित होने वाले जितने भी ग्रंथि हैं आसपास जो भी, वो सब किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के माध्यम से संचालित होता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं शरीर को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। निरोधी पदार्थ जो होता है उसको निकालकर संश्लेषित करके शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि सर्प का विष है ना, स्नेक विनोम जिसको बोलते हैं। रिचिन जो आपका अरंड का तेल होता है वो भी जहरीला होता है ना, उसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं वो आँख में रेटिना का रोडोप्सिन तथा कोन में कोशिकाओं का आयोडोप्सिन प्रोटीन बना होता है। अतः ये प्रोटीन जो होते हैं वो देखने और महसूस करने की क्षमता को प्रदान करता है। मतलब मेन काम इसका ये है कि प्रोटीन जो होता है वो देखने और महसूस करने की भी क्षमता को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, देता है। फिर है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम में भी पाया जाता है। इतना ही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का प्रमुख जो प्रत्येक अणु होता है एक प्रमुख पदार्थ है, और इसका जो प्रत्येक अणु होता है वो किससे बना होता है, एक क्षारक, एक नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजन से युक्त जो क्षार होता है, और एक पेंटोस शर्करा तथा एक फास्फोरिक अम्ल के अणु के मिलने से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो एक होता है नाइट्रोजन क्षार, एक होता है आपका पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर, और नेक्स्ट होता है आपका फास्फोरिक एसिड।
इन तीनों के मूल से मिलने से बनता है। ये क्या होता है, जल अपघटन से प्यूरिन एवं पिरिमिडिन नामक जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं, जब जल अपघटन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जब जल अपघटन करते हैं तो प्यूरिन और पिरिमिडिन जब निकलता है तो वो राइबोज और डाईराइबोज से क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोज से कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, उसके बाद पेंटोज शर्करा और उसके साथ फास्फोरिक अम्ल जब लेते हैं तो क्या बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को अगर एक रूपरेखा के रूप में देखेंगे तो ये क्या होता है, देखो जब न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है और साइड बनता है। ठीक, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड बेस बनता है, न्यूक्लियोसाइड बेस से क्या बनेगा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर बनेगा। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड बेस, और बेस मतलब हो गया क्षार ना, और यहाँ पे हो गया राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फिर जो बेस होता है, बेस से क्या निकलता है, प्यूरिन निकलता है। प्यूरिन क्या क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड बेस जो होता है, आधा क्षार जो होता है, न्यूक्लियोसाइड क्षार जो होता है वो क्या होता है, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। अगर इसका देखेंगे तो जो पिरामिडिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्या क्या, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसके प्यूरिन नामक जो नाइट्रोजनी क्षारक के समूह होते हैं उनमें 2 रिंग संरचना वाले नाइट्रोजनी यौगिक पाए जाते हैं जो कि निम्नांकित प्रकार के एडेनिन और ग्वानिन, ये रिंग संरचना वाले होते हैं। ये है न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड की रासायनिक सूत्र एवं संरचना। ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक, एक शुगर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये हो गया आपका नेक्स्ट। इसके जो पिरिमिडिन होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक समूह, उसके अंतर्गत एक रिंग वाले संरचना आते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग वाले संरचना आते हैं, पिरिमिडिन में 1 रिंग वाले संरचना आते हैं। जो क्या क्या है, अगर पिरिमिडिन देखेंगे तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेने वाले फास्फोरिक अम्ल जो होते हैं वो पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षारक के नाम से संरचना सूत्र जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से फास्फेट समूह होता है, शुगर जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है और राइबोज शुगर होता है। ठीक है, अगर देखेंगे तो साइटोसिन है, ये ग्वानिन का संरचना है, एडेनिन का संरचना है और यूरेसिल का संरचना और थाइमिन का। तो अगर देखेंगे तो प्यूरिन जो होता है वो सिंगल रिंग वाला संरचना होता है और पिरिमिडिन जो होता है वो डबल रिंग वाला संरचना होता है। सॉरी, पिरिमिडिन जो होता है वो 1 रिंग वाला संरचना होता है और जो प्यूरिन होता है, जो क्षार होते हैं नाइट्रोजनी क्षार वो होते हैं प्यूरिन जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, डबल रिंग वाली संरचना होता है। और जो पिरिमिडिन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल रिंग वाले संरचना होते हैं। अब है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड के बाद है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका संश्लेषण कैसे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण है तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण जो होता है वो 5 क्षारक होते हैं। 5 क्षारक कौन कौन से होते हैं, 2 प्यूरिन होते हैं और 3 पिरिमिडिन होते हैं, जिसको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में से किसी एक के पेंटोज शर्करा के साथ 2 प्रकार के शुगर होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो दोनों में से कोई भी एक शुगर को ले लेते हैं, उसके साथ मिलाते हैं और उसमें उसके साथ मिलाने से क्या करते हैं, उन दोनों में जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें से एक और चीज न्यूक्लियोटाइड्स में याद रखना, आपकी जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ राइबोज शर्करा के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ राइबोज शर्करा के साथ जुड़ेगा और जो थाइमिन होता है वो केवल डीऑक्सीराइबोज पेंटोज के साथ, पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइबोज के साथ कनेक्ट करता है और जो थाइमिन होता है वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज के साथ। बाकी जो 3 बचे आपके वो सारे दोनों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स तथा राइबोज पेंटा शुगर के साथ 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड देखेंगे तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस।
न्यूक्लियोसाइड्स भी जो होते हैं वो 5 तथा न्यूक्लियोटाइड्स के भी 5 प्रकार होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स दोनों के 5-5 प्रकार होते हैं। अगर नाइट्रोजनी क्षार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है, अगर नाइट्रोजनी क्षार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एडिनिन जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है एडिनोसिन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाता है, एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे तो एडिनिलिक अम्ल क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में एडोनिलिक अम्ल बनाता है। अगर ग्वानिन के रूप में देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है ग्वानोसिन और न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे ग्वानिडिलिक अम्ल क्या बनाता है, ग्वानिडिलिक अम्ल। फिर देखेंगे तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक साइटोसिन, तो साइटिडीन बनाता है, ये क्या बनाता है, साइटिडीन बनाता है और साइटिडिलिक अम्ल बनाता है। न्यूक्लियोसाइड होता है साइटोडीन और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो साइटिडिलिक अम्ल होता है। फिर है नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में थाइमीन, जो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन बनाता है और थाइमिडिलिक अम्ल बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक देखेंगे यूरेसिल, तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन बनाता है और ये बनाता है यूरिडिलिक अम्ल क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड यूरिडिलिक अम्ल बनाता है। ये है आपका न्यूक्लियोसाइड, 5 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो किससे बनते हैं, क्षार से बनते हैं। ठीक है। अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स देखेंगे तो जो प्यूरिन होते हैं वो प्यूरिन से क्या क्या बनते हैं, एडेनिन और ग्वानिन से राइबो एडिनाइलिक अम्ल और राइबो ग्वानिलिक अम्ल, ये एडिनोसिन बनते हैं और ये गाइनोसिन बनते हैं, ग्वानियोसिन बनते हैं। अगर इसका पिरिमिडीन देखेंगे तो साइटोसिन में साइटोडीन और राइबोसाइटिडिलिक अम्ल बनता है, यूरेडिन से राइबो यूरिडिलिक अम्ल बनता है। और डीऑक्सीराइबो में यूरेसिल तो कनेक्ट नहीं करता इसलिए इसमें थाइमिन करेगा, तो जो क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाता है और डीऑक्सी एडिनोसिन अम्ल बनाता है। ये है इसका फॉर्मूला। अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का संरचना देखेंगे तो इस प्रकार का ये संरचना बनाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के जो संरचना है ये है। फिर है न्यूक्लियोटाइड्स की प्रमुख रचनाएं। न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक अम्ल के एकलक पाए जाते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो बहुत सारे विटामिन जैसे कि निकोटिनामाइड, राइबोफ्लोविन आदि तथा सह एंजाइम्स में भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स युक्त कुछ महत्वपूर्ण सह एंजाइम है जिसको लिखते हैं आप FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। FMN इसको याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म जो नीट वगैरह का पेपर होता है इसमें ये आता है जनरली। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। EAD फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। NAD निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NADP निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये है इसका सूत्र। NADP बनता है, NAD बनता है ना वो जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, EAD बनता है, FMM बनता है, यही सब है। कोशिकाओं में जैविक ऊर्जा मुद्रा, बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी के रूप में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैविक ऊर्जा मुद्रा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जैविक ऊर्जा मुद्रा, बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी। जो मोनो डाई अथवा ट्राई फास्फेट्स होते हैं उनमें जितने अधिक फास्फेट अणु जुड़े होते हैं, जितने भी फास्फेट अणु जिस पे जुड़े होते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा उनमें होती है। ठीक है। फास्फेट अणु की उपस्थिति वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको उच्च मूल्य न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। मतलब जिस न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे ज़्यादा फास्फेट जुड़ा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, और जब फास्फेट समूह कम होता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है उसका मान जो होता है वो कम होता है। अगर एक फास्फेट समूह का ऊर्जा मान देखेंगे तो 7.6 किलो कैलोरी होता है। जब फास्फेट समूह बंद बनाकर जुड़ते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब विघटित होते हैं तो संचित ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जब बॉन्ड बनाता है फास्फेट समूह किसी के भी साथ तो वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है तो ऊर्जा लगता है, और जब बॉन्ड टूटता है मतलब जब उनमें विघटन होता है उस संरचना में तो ऊर्जा जो रहता है उसमें लगा जो ऊर्जा रहता है वो बाहर विमुक्त होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण संचय से संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन सब के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इनका फुल फॉर्म ये होता है, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य एवं महत्व। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलीकरण जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण से होता है जो कि जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। NAD, NADP, FMN, FAD जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में, को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे विटामिन के रूप में भी कार्य करते हैं। कुछ कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया तथा श्वसन अभिक्रिया में भी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो क्रम होता है जिसमें ATP और ADP के रूप में ऊर्जा का संचयन तथा उसका स्थानांतरण करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक अम्ल।
या नाभिक अम्ल। केंद्रक, केंद्रक में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रक में जो पाए जाने वाला अम्ल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है हमारे बॉडी का। इसके खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक मिश्चर नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने मवाद की जो कोशिकाएं, पल्स जो सेल होता है उसमें देखा था। उसका जब रासायनिक विश्लेषण किया था तो जो केंद्र कोशिका का केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या बोलते हैं, उस केंद्रक के मध्य में जो केंद्रिका होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसके हिसाब से उसको पढ़ा था, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद स्पर्म कोशिका में भी देखा था, स्पर्म सेल्स में भी देखा था, जिसमें क्रोमेटिन के रूप में जैक्रियास ने हर्टविग और जैक्रियास नामक वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। इसे आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। अगर इसका अम्लीय गुण देखेंगे तो इसके अम्लीय गुण का पता ऑल्टमैन ने लगाया था। अगर परिभाषिक दृष्टि से अगर न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग परिभाषित करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, जो कि जीवों और आनुवांशिक लक्षणों एवं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण पर नियंत्रण रखते हैं। फॉसेल ने पिरामिडिन, थायमिन, साइटोसिन एवं प्यूरिन ग्वानिन की खोज की। इसके फलस्वरूप सन 1910 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगर न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार देखेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल में जो पेंटोस शर्करा होता है, जो पेंटोस शर्करा पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में, उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? इसमें जो डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शर्करा प्रेजेंट होता है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है, जो जीवों की विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करने को अंजाम देता है। फिर है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? ये पेंटोस शर्करा न्यूक्लिक अम्ल को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसकी तरह कार्य करते हैं, लेकिन अन्य जीवों में ये प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका को निभाते हैं। अब देखते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएनए, जो हमारा अनुवांशिक का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिसके अनुसार ही हमारा हेरिडिटी जो वंशागतिकी है वही चलता है। ठीक है। अगर पादप विषाणुओं में देखेंगे तो वो नहीं पाया जाता है। बाकी सारे जंतु और सारे पादप में, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स वाले जो लिविंग थिंग्स है उसमें सारे में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो गुणसूत्र के संरचनात्मक घटक के रूप में विद्यमान रहता है कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, केंद्रक में जो किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणुओं में डीएनए जो होता है वो दोहरे सूत्र वाले अणु होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? दोहरे सूत्र वाले अणु होते हैं और वलयाकार होते हैं। इसको देखेंगे तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए का एकल सूत्रीय अणु पाया जाता है। अगर सिर्फ बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो उसमें एकल सूत्र पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के द्विसूत्रीय अणुओं संख्या उस कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। कोई भी कोशिका में अगर देखेंगे, कोशिका के केंद्रक में, तो जो डीएनए का जो डबल वलयी द्विसूत्रीय जो अणु होता है उस संख्या में, उस कोशिका में केंद्रक में उपस्थित जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। अगर डीएनए की आणविक संरचना देखें तो विलिकन्स एवं ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार जो रासायनिक संगठन होता है, उसके बाद वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने डीएनए का आणविक संरचना का स्पष्ट किया। उसके बाद उसको डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल नाम से प्रस्तुत किया था वॉटसन एवं क्रिक ने। तो इनके अनुसार डीएनए कैसा होता है देखते हैं। वॉटसन एवं क्रिक के अनुसार प्रश्न अभी पूछा जाता है, वॉटसन एवं क्रिक के बताए गए है डबल या फिर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल जो मॉडल होता है उसको किसने दिया था? तो उसको किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। तो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा जो दिया गया डीएनए के बारे में तथ्य थे उसको समझाइए बोलेगा तो आप इसको बता सकते हैं। डीएनए के प्रत्येक अणु जो होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पाए जाते हैं। क्या क्या? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद होते हैं जो एक दूसरे से सल्फिलाकृत कुंडलन की संरचना में होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड होते हैं। प्रत्येक डीएनए में उपस्थित 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं जो होती है वो अशाखित होती हैं। उनमें शाखाएं नहीं होती कि उनमें दूसरा चीज आकर जुड़ जाए, ये संतृप्त होती हैं। ठीक है। फिर डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला जो होती है वह आपस में समानांतर होती है, एंटी पैरेलल होती है। दोनों श्रृंखलाएं क्या होगी? एंटी पैरेलल होंगी। ठीक है।
ये ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, मतलब उल्टा होता है, ठीक है, स्प्रिंग के जैसा। यानी एक श्रृंखला का 3 एंड सिरा होता है जो उसमें पेंटोस शुगर में 3 कार्बन वाला सिरा होता है, और जो दूसरा सिरा होता है, जैसे ये 3 सिरा होगा तो ये 5 एंड होगा, ये 3 एंड होगा और ये 5 एंड होगा। मतलब जो दोनों साइड के जो एंड होते हैं, तो एक साइड के एंड में 3 कार्बन वाला होगा और एक साइड के एंड में क्या होगा, 5 कार्बन वाला श्रृंखला शाखा होगा। इधर क्या होगा, 3 कार्बन वाला होगा और इधर 5 कार्बन वाला, मतलब एक दूसरे के विपरीत सिरे इसमें पाए जाते हैं। प्राइम छोर जो होता है, जो एंड होता है, मतलब जो भाग होता है ऊपर का नीचे का, उसको बोलते हैं प्राइम छोर। प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड के नाम से जाना जाता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अब ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में किससे जुड़ी होती है, इन दोनों को भी जोड़ने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर के द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला निर्मित करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और फास्फोडाइएस्टर के द्वारा जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के बंध निर्माण में एक फास्फेट अणु दो न्यूक्लियोसाइड्स के पेंटोस शर्करा से जुड़ते हैं। क्या करता है, एक फास्फेट अणु आता है और क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोसाइड के संरचना पेंटोस शर्करा से जुड़ जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल एक फास्फेट 2 शर्करा अणु से तथा दूसरी तरफ एक शर्करा अणु 2 फास्फेट अणु से जुड़ता है। अगर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में देखो, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मतलब ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ए हो गया दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस क्षार होता है। नाइट्रोजिनस क्षार जो होता है वो आपस में किससे युग्मित होता है, सीढ़ीनुमा डंडों के रूप में युग्मित होता है। किससे युग्मित होता है, ये जो हो गया, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन सीढ़ीनुमा दंड के रूप में दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में व्यवस्थित होते हैं। ये जो होते हैं ना सीढ़ीनुमा, अभी आगे पिक्चर में हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, नाइट्रोजनस क्षार से जो युग्मित होता है इससे बना होता है, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, युग्मन का जो क्रम होता है उसमें एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। मतलब किसके किसके बीच बॉन्ड बनता है, एडेनिन का थाइमिन के साथ बॉन्ड बनता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बनता है। एडेनिन का थाइमिन के साथ युग्मित होता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ युग्मित होकर इस और दोनों के बीच, अब जब दो एक एडेनिन और थाइमिन, ये इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं किसमें, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चैन होता है उसमें, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के बीच जो युग्मक बनते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि अगर एडेनिन और थाइमिन देखेंगे तो इनके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनता है। कितना, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अगर प्रत्येक जाति में देखेंगे, प्रत्येक जीव या जाति में देखेंगे तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट निश्चित क्रम होता है। एडेनिन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका अगर अनुपात देखेंगे तो प्रत्येक जीव में क्या होता है, स्थिर होता है, ये चेंज नहीं होता है। डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मिलने से एक कुंडलन का निर्माण होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे इस प्रकार का जो हेलिक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, अब वो 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, कुंडलन होता है, उसका मुड़ाव जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके प्रत्येक कुंडलिनी में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.5। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, दूरी जो होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके प्रत्येक कुंडलिनी का व्यास कितना होता है, अगर एक कुंडली का व्यास देखेंगे, ये एक कुंडलन हो गया, इसका व्यास देखेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों श्रृंखलाएं जो होते हैं, मतलब ये हो गया एक श्रृंखला, ये हो गया दूसरा श्रृंखला, तो ये क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, सब संपूरक होते हैं। यदि एक श्रृंखला में नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम है AGCTA तो इसका संपूरक क्या होगा, उसके साथ जो 2 बॉन्ड बनेगा वो होगा ना, तो A के साथ T बनेगा, G के साथ C, फिर C के साथ G, है ना, तो फिर ATGAT इस प्रकार का होगा। क्लियर।
प्रत्येक डीएनए की श्रृंखला में 2 बाह्य खांचे होते हैं, जिसे बड़े अमाप वाले खांच को मेजर ग्रूव तथा छोटे अमाप वाले खांच को माइनर ग्रूव कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े अमाप वाले खांचे को मेजर ग्रूव और छोटे अमाप वाले खांचे को क्या बोलते हैं? माइनर ग्रूव बोलते हैं। देखो, अब जितना हम लोगों ने थ्योरी बेस्ड पढ़ा, अब उसको देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। ठीक, देखो 2 इंड पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक 3 इंड होगा, एक 5 इंड होगा। इधर क्या होगा, एक 3 इंड होगा, सॉरी ये एक 5 इंड होगा, एक 3 इंड होगा। ठीक है, 2 जगह में क्या पाया जाता है, ये मुड़ा हुआ होता है। जहाँ पे दोनों मुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। क्या बोलेंगे? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। ये जो होता है इसमें बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिसको नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो एडेनिन और थाइमिन होता है, उसमें डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन होता है, उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। जब इसका व्यास देखेंगे, जब पूरा डीएनए का व्यास देखेंगे तो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसका और इसका दूरी देखेंगे तो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। पूरे की लंबाई देखेंगे तो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें साइड में जो संरचना होता है वो सुगर फॉस्फेट का चेन होता है। क्लियर? ये है आपका क्रिक, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए वाटसन और क्रिक का मॉडल। अगर अरेंजमेंट देखेंगे मॉलिक्यूल्स का तो ये है प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में, मतलब नाइट्रोजनस क्षार के बीच में बॉन्ड, और किस प्रकार का ये संरचना प्रस्तुत करता है। ये है डीएनए की अणु की संरचना। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में भी पूछा जाएगा, 12th में भी, और इसके भी आगे आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें सब ये आता है। अगर डीएनए का पुनरावृत्ति देखेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आनुवांशिकी का नियंत्रण कौन करता है? तो डीएनए। कोशिका विभाजन की क्रिया में जब इंटरफेस आता है, अंतरावस्था आता है ना, तो जब उसमें डीएनए जो होते हैं, समान अणु वाले जो डीएनए होते हैं, मतलब इस प्रकार के डीएनए जो होंगे वो क्या करते हैं? साइड से ऐसे खुलना प्रारंभ करते हैं, एक एक श्रृंखला के रूप में खुलना प्रारंभ करते हैं। फिर जनक के लक्षणों के जैसे, अब ये अलग अलग हो गए, फिर क्या करता है? इसमें अर्ध संरक्षी विधि प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अर्ध संरक्षी विधि होता है इसमें। और उसके बाद क्या करता है? दूसरा जो डीएनए होता है उसका जो नाइट्रोजन और क्षार आपस में उधर आगे पीछे जो फैले होते हैं वो उसके साथ आकर अपना पेयर बनाते जाते हैं, और क्या करता है? एक नए डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? टेम्पलेट का टेम्पलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए जो होता है उसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन करता है ना। स्वद्विगुणन मतलब अपने जो नया जो डीएनए का निर्माण कर सकता है, पुराने श्रृंखला वाले डीएनए से नए श्रृंखला वाले डीएनए के निर्माण को क्या बोलते हैं? स्वद्विगुणन। ठीक है, जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, जो 2 श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है ना, हाइड्रोजन बंध हम लोगों ने पढ़ा, जो नाइट्रोजनी क्षारक को आपस में जोड़ता है, जो हाइड्रोजन बंध, उनमें क्या होता है? टूटता है पहले, फिर दोनों श्रृंखलाओं का कुंडलन जो होता है वो अकुंडलीकृत हो जाता है ना। जो देखो ये जो है इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, तो ये क्या होता है? टूटता है। फिर ये क्या होता है? ऐसे ऐसे धीरे धीरे पाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है? टोपो आइसोमरेज नामक एंजाइम अलग करता है। अलग हुई श्रृंखला जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड, अब ये अलग हो गया श्रृंखला। ठीक, इस प्रकार का श्रृंखला हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स आकर जो केंद्र का द्रव्य, अब ये केंद्रक में होगा ना, कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो केंद्रक में पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे नाइट्रोजनस क्षार जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, तो वो आके अपने संपूरक वाले साथ जुड़ते जाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। किसकी एंजाइम की उपस्थिति में होती है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। फिर आपस में जुड़कर नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और नई श्रृंखला से पुरानी श्रृंखला से नई श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पुरानी श्रृंखला से नई श्रृंखला के निर्माण हेतु जो टेम्पलेट, जो पुरानी श्रृंखला होती है वो नई श्रृंखला के निर्माण के लिए टेम्पलेट, साँचे का कार्य करती है। डीएनए पुनरावृत्ति के क्रम में प्रत्येक श्रृंखला जो होते हैं वो 3 शीर्ष से 5 शीर्ष और 5 शीर्ष से 3 शीर्ष के बीच में नए स्ट्रैंड का क्रम होता है। ठीक है, अतः यह एक स्ट्रैंड तो होता है जो सीधी रेखा में बनता है। किसमें बनता है? इसमें। अब एक सीधी रेखा होगी बीच में, तब तो स्ट्रैंड बनेगा ना, इस प्रकार का। तो जो सीधी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि जो 5-3 इंड होता है उसके खुलने में वायु फॉर्क बनने के क्रम के अनुसार विपरीत दिशा में छोटे छोटे असतत डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के खंड के रूप में संश्लेषित होते हैं।
इस तरह से बने खंड जो होते हैं वो ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। दूसरी श्रृंखला जो होती है वो संपूरक पर संपूरक रूप में बनने वाले समस्त ओकाजाकी खंड डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम की सक्रियता के, जो डीएनए का लाइगेज नामक एंजाइम होता है उसकी सक्रियता के कारण जुड़कर निरंतर स्टैंड के रूप में बदलता है, जिसे क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। अगर पुनरावृत्ति का देखेंगे क्रिया, तो जो पुराना जनक डीएनए होता है उसी से नई श्रृंखला का निर्माण होता है और वो कुंडलित होकर नई श्रृंखला जो होती है वो पुरानी श्रृंखला की तरह अपने कार्य को करने लगती है, अपना वर्क करने लगती है। तो इसमें एक और चीज होता है, देखो क्या होता है कि एक ये जो पुराना वाला श्रृंखला खुला, तो पुराना वाला श्रृंखला का एक स्टैंड यहाँ गया, एक स्टैंड आ गया, अब यहाँ पे दूसरा इसका निर्माण हो गया। तो जब दो डीएनए का निर्माण हुआ तो उस डीएनए में एक श्रृंखला जो है वो पुराने डीएनए का ही होता है और दूसरा जो श्रृंखला होता है वो नए डीएनए का होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका राइबोज श्रृंखला, राइबोन्यूक्लिक एसिड।